हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के पार्ट 3 में हमने जाना कि कन्फ्यूशियस के क्या सामाजिक और आर्थिक सुधार रहे, जिसके चलते चीनी सभ्यता में, संस्कृति में, चीन के साथ साथ विश्व में उनकी जो एक पराकाष्ठा थी, उनकी जो एक रूपरेखा बनी, उनका एक सम्मानीय जो रुतबा बना वो किस प्रकार बना और किस प्रकार वो आज भी कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए, समाज के लिए एक उदाहरण है। तो स्टूडेंट, आज जो पढ़ेंगे आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे उनका, और ये लास्ट टॉपिक का, ये कन्फ्यूशियस के लास्ट टॉपिक होगा उनका, और आज हम पार्ट 4 में इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे दूसरे राजनीतिक चिंतक के विषय में। चलिए आज शुरू करते हैं कन्फ्यूशियस के प्रमुख कथन। तो कन्फ्यूशियस के प्रमुख कथन स्टूडेंट थे कि बुराई को देखना सुनना बुराई की शुरुआत होती है। दूसरा उनका कथन था कि एक शेर से ज़्यादा एक दमनकारी सरकार से डरना चाहिए, क्योंकि एक दमनकारी सरकार कभी भी किसी का भी हित नहीं कर सकती। तीसरा उन्होंने कहा कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी से कम करनी में ज़्यादा विश्वास करता है, यानी कि वह कभी कुछ कहेगा नहीं, वह करने में विश्वास करेगा। चौथा उन्होंने कहा हम 3 तरीकों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहला चिंतन करके, दूसरा अनुकरण करके, तीसरा अनुभव से, जो सबसे कष्टकारी होता है। 5वें कथन में उन्होंने कहा कि बुद्धि, करुणा और साहस व्यक्ति के लिए 3 सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त नैतिक गुण हैं। छठा उन्होंने कहा नफरत करना आसान है, प्रेम करना मुश्किल है। ठीक उसी प्रकार से बुरी चीज़ें पाना बहुत आसान है, लेकिन सारी चीज़ें अच्छी पाना बहुत मुश्किल है। 7वें में उन्होंने कहा कि महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिर कर उठने में है। यानी कि आप ये मत सोचिए कि मैं गिर गया तो महानता उसमें कम हो जाएगी, नहीं, मेरे गिरकर उठने में मेरी महानता है। 8वें कथन में उन्होंने कहा सफलता पहले की गई तैयारी पर निर्भर है, और बिना किसी ऐसी तैयारी के लिए असफलता निश्चित होती है। यदि हम सफलता चाहते हैं तो हमें पहले तैयारी करनी चाहिए। यदि हम तैयारी नहीं करेंगे और सफलता के विषय में सोचेंगे तो हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी सफलता के लिए हमारी तैयारी आवश्यक होती है। 9वें में उन्होंने कहा जो आप खुद पसंद नहीं करते उसे दूसरों के ऊपर ना थोपिए, यानी जो चीज़ आप नहीं पसंद करते आप कभी उसको दूसरे के ऊपर मत थोपिए। 10वें कथन में उन्होंने कहा मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। 11वें विषय में उन्होंने कहा हर चीज़ में खूबसूरती है, लेकिन हर कोई देख नहीं पाता। 12वें में कथन में उन्होंने कहा जब यह साफ है लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता तो हमें कभी भी लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, हमें हमेशा हमारे प्रयास बदलने चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अपने अभी प्रयास कर रहे हो वो पर्याप्त ना हो या उनमें कोई कमी रह गई हो। तो हमें हमेशा लक्ष्य ना बदलकर हमेशा अपने प्रयास बदलने चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारे प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी रही हो। तो स्टूडेंट, ये कुछ प्रमुख कथन थे उनके जो आज भी मानव जाति को प्रकाशमान करते हैं, उनको प्रकाशित करते हैं और उनको उनके लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने के लिए प्रेरक के रूप में उनकी मार्गदर्शन करते हैं। इसके साथ साथ यदि हम स्टूडेंट रचनाओं के बारे में, कन्फ्यूशियस की रचनाएं के विषय में बात करें तो कन्फ्यूशियस पर रचनाएं जो थी उनके छात्रों और उनके पोते, उनके रिश्तेदारों ने लिखी थी। कन्फ्यूशियस कभी भी लेखनी पर विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे मैं लिखने पर नहीं, मैं विचारों के आदान प्रदान पर विश्वास करता हूँ, मैं लिखने पर विश्वास नहीं करता। तो उनके जितने विचार थे, जितने आदर्श थे, वो ज़्यादातर उनके छात्रों एवं उनके रिश्तेदारों ने लिखे हैं। तो यदि हम उनके विषय में बात करें तो उनकी जो पहली पुस्तक लिखी थी, उनके पोते ने, उसका नाम था तुझे शेजे। ये चीनी पुस्तक थी जिसको हम हिंदी में, उसका जो अनुवाद हुआ वो औसत का सिद्धांत से अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी में उसका अनुवाद डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन के नाम से हुआ। दूसरी पुस्तक जो लिखी उन्होंने, उनके छात्र ने, त्यांग सीन, कन्फ्यूशियस का शिष्य ने लिखी, जो महान, जिसका हिंदी में अनुवाद अगर कहा जाए तो महान शिक्षा के रूप में है, और अंग्रेजी में अनुवाद कहा जाए तो द ग्रेट लर्निंग पुस्तक के रूप में है। इसके साथ साथ एक पुस्तक लिखी गई वसंत और पतझड़, अंग्रेजी अनुवाद में इसे स्प्रिंग एंड ऑटम कहा गया। ये कृति चीन के संक्षिप्त इतिहास को आदर्श मानी जाती है। साथ ही बुक्स ऑफ राइट्स लिखी गई जो जौ राजवंश के काल में लिखी गई थी, और इसमें बताया गया था कि जौ राजवंश में किस तरीके का
उस समय परिस्थिति थी, किस तरीके के लोग सत्ता की प्राप्ति के लिए, राजा सत्ता की प्राप्ति के लिए एक दूसरे राज्य से लड़ रहे थे, किस तरीके का वो काल रहा, ये सब उस बुक ऑफ राइट्स में बताया गया है। बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट में अनुमानित दस्तावेज में शांगसू जिस जगह के कन्फ्यूशियस थे उस जगह के विषय में बताया गया है। इसके साथ साथ स्टूडेंट यदि हम बात करें कन्फ्यूशियस की विचारधारा की, तो कन्फ्यूशियस की विचारधारा जो है जिसको हम कन्फ्यूशियस कहा जाता है या कन्फ्यूशीवाद कहा जाता है, कन्फ्यूशियस की विचारधारा को कन्फ्यूशीवाद कहा जाता है। तो वो जो विचारधारा थी उसमें उनके आदर्शों की वो एक तरीके से अगर कहा जाए तो एक मूर्त रूप था। वो विचारधारा उनके आदर्शों पर ही लिखी गई थी और उनके आदर्शों पर ही आधारित थी, जिसमें उनके दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं नैतिक विचार थे। ठीक है स्टूडेंट, कन्फ्यूशियस की जो ये विचारधाराएं थी इसमें उन्होंने सत्य, अहिंसा, धर्म भी उन्होंने वो धर्म बताया स्टूडेंट जिसमें हम दूसरों के हित के लिए जाने, यानी कि हम हमेशा परोपकार पर, विनम्रता पर, परोपकार पर, सत्य निष्ठा पर, इस तरीके के उन्होंने विचार दिए जिससे कि मानवता को उन्होंने आगे रखा। उन्होंने कभी भी किसी धर्म के लिए नहीं, धर्म विशेष की उन्होंने पदवी नहीं की, उन्होंने हमेशा पैरवी की कि हमें हमेशा ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे जनता का हित हो, जिसमें मानवता का हित हो, जिसमें मानवता जो है आगे बढ़े। तो उन्होंने हमेशा वो विचार दिए और यही विचारधारा के आदर्शों को उन्होंने अपने जो उनकी विचारधारा थी कन्फ्यूशीवाद, उसमें लेकर वो चले, जो बाद में एक धर्म के रूप में वहाँ पर स्थापित हुई। कन्फ्यूशीवाद को अगर कहा जाए कि भाई किस काल में किस वंश में उस विचारधारा को जो है मान्यता प्राप्त हुई, तो हान वंश में उस विचारधारा को मान्यता प्राप्त हुई। यदि हम बात करें कि कन्फ्यूशियसवाद की जो रचनाएं थी वो कैसी थी, कन्फ्यूशियस ने कभी अपने विचार को लिखित रूप देना आवश्यक नहीं समझा। उनका ये ही कथन था कि वे विचारों के वाहक हैं, यानी वो विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हैं, वो उसके श्रेष्ठा नहीं है, यानी कि वो लिखना नहीं चाहते। इसीलिए स्टूडेंट कन्फ्यूशियस के जो विचार थे वो कन्फ्यूशियस के विचार उनके पोते या उनके रिश्तेदारों या उनके छात्रों ने लिखे हैं। स्टूडेंट, हम आज इस जो ये हमारा टॉपिक था, जो हमारा कन्फ्यूशियस का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जो वो आज इस पार्ट 4 में हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम दूसरे दार्शनिक विचारों के बारे में बताएंगे। तो आज कन्फ्यूशियस के इस टॉपिक से हम ये जानते हैं कि कन्फ्यूशियस ने किस तरीके का जो था वहाँ पर सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार की, और क्या कन्फ्यूशियस का योगदान रहा चीन के एकीकरण में और विश्व के एकीकरण में, और किस तरीके का उनका योगदान रहा राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में, जिसके कारण वो यूजीसी नेट के करंट सिलेबस में, अपडेटेड सिलेबस में ऐड ऑन हुए हैं। ओके स्टूडेंट, सो हम आगे दूसरे विचारक के विषय में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कन्फ्यूशियस का पार्ट 4 में हम आज फिनिश करते हैं। आई होप आप सबको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।